अस्सलाम मोहम्मद अज़हर सिद्दीक पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। इरफान हाशमी साहब आज भी हमारे साथ नहीं हैं। उनके बगैर प्रोग्राम करना बड़ा मुश्किल काम है। बहरहाल चूँकि ही नो हिज जॉब, वो चीज़ों को जिस तरह सामने लाते हैं, पॉइंट डिसाइड किए होते हैं और उस पर वो गुफ्त शरीन का अपना ही एक मज़ा है और अपना ही एक लुत्फ़ है। आपके सामने 3-4 इशू है आज के बड़े ख़ास तौर पर जो आपसे डिस्कस करने हैं कि 26 मार्च आज की जो हेयरिंग थी मरीम नवाज़ की नैब लाहौर के अंदर, वो मुलतवी कर दी गई है। जत्थे का जत्था आपको पता है प्लान कर लिया, पीडीएम, ये इदारों में बगावत की निशानी है। क्या इजाज़त दी जा सकती है ऐसे काम की? बिल्कुल नहीं दी जा सकती। और ये जो कुछ भी तरीक़ाकार तय किया है, जो ये एजेंडा तय किया है, ये आइन की और कानून की नफ़ी है। अच्छा, उसकी वजह मैं आपको यानी जहाँ कुछ क्लैरिटी के साथ देखती नहीं है चीज़ों को, सेक्शन आर्टिकल 19 राइट टू स्पीक आपका है, लेकिन इट इज़ ऑलवेज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, डिसेंसी, मॉरलिटी, ग्लोरी ऑफ इस्लाम। आप ग्लोरीफाई नहीं करेंगे ऑफेंस को, इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मैंने ख़ास तौर पर इस वक्त जिक्र किया है कि इसका जिक्र अभी एक और इशू पे करना है और वो डिटेल में जिक्र करना है। सेक्शन 31A वो भी बैकग्राउंड पे चलेगा। 31A ऑफ द नैब ऑर्डिनेंस, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999। नैब की इंक्वायरी में रुकावट डालना, रखरा डालना या गुमराही करना ये जुर्म काबिल दस्तंदाजी नैब है और 10 साल सज़ा हो सकती है। इस कानून को इस्तेमाल नहीं किया, इस्तेमाल करने का मौका है। पिछले साल 10 अगस्त 2020 को आपने देखा कि जिस तरह नैब पे हमला किया गया, आप और हमने सब ने देखा, और जिस तरीके से इस सारे मामले को उछाला गया, लाया गया, पत्थर मारे गए, पर्चा दर्ज हुआ, लेकिन वो नरमी बरती गई। ये नरमी नहीं बरतनी चाहिए नैब को। कोई सियासी इदारा नहीं है, स्टेट को रिप्रेजेंट करता है नैब। और उसी प्रेस रिलीज में जो बैकग्राउंड पे आपके चल रही है, रीज़न बताए हैं नैब ने। एनओसीएसी अपना एनसीओसी के इजलास का जिक्र किया। कोविड फैल रहा है, कल खुदा ना खास्ता लोग यहाँ आए, उन्होंने तो बाज नहीं आना, वो तो आपको पता है आंखें बंद करके रेंटेड क्राउड होता है, वो तो आके खड़ा होगा, मरने मारने के लिए तैयार हो जाएगा। उन्हें क्या पता कि ये लड़ाई जो है उनके लीडर्स की ज़ातियात की है, डैडी बचाओ मुहिम है, अबू बचाओ मुहिम है, और उस कॉन्टेक्स्ट में है। और उसी चीज़ को सामने लेकर ये सारे मामलात को देखा जा रहा है। देखना इस आंसर का है, इस एलिमेंट को है कि इन सब चीज़ों को कैसे बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगी। नैब ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल जिस तरह कानून इजाज़त देता है, देखिए 68.8% कन्विक्शन रेट है, 70% की सजाएँ हैं, पुलिस की 8 से 10% है। इतने अरसे से पाकिस्तान बना हुआ और नैब पुलिस में रिफॉर्म लाने के बावजूद भी हम वो निज़ाम बेहतर नहीं कर पाए। तो एक इदारा जो काम कर रहा है, और मैं मिसाल के तौर पर अगर इनके पास सबूत होते मरीम के पास, तो सबूत जाके देते ना। ये तो कहती थी मेरी सेंट्रल लेन क्या कि पूरे पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है। इनका बयान आपने खुद सुना है। और वो नवाज शरीफ पार्लियामेंट बैठ कर था, ये हैं वो ज़राए, आर्टिकल 69 की प्रोटेक्शन ली थी ना जी, ये हैं वो ज़राए से जायदाद, वो ज़राए आज तक सामने नहीं आए। और पनामा केस का सहारा लेती है, बहाना बनाती हैं कि उसके अंदर मेरी इंक्वायरी हो। भाई कैसी इंक्वायरी होगी? वो तो नवाज शरीफ के खिलाफ थी, आप माविन मुलजिम थी, को एक्यूज थी, कैलिब्रे फाउंड, और ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड के ऊपर हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्लैरिटी है चीज़ों के अंदर बड़ी वाज़े तौर के ऊपर, उसमें कौन सा डाउट या कोई एम्बिग्विटी इसके अंदर है? और सबूत नहीं है। रेफरेंस 17, रेफरेंस 18, रेफरेंस 20 2017, 2 में सज़ा हुई 10 साल 7 साल। मैं रिव्यू में सिर्फ बताने के लिए कि आइन और कानून के मुताबिक नैब अपने इख्तियारात का इस्तेमाल कर रही है। ये लोग रखना डाल रहे हैं और प्रेस रिलीज, प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये सारी रिकॉर्ड की बातें हैं आपके सामने मौजूद है। और नैब ने अपने तय कोशिश की
ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्त में चौधरी शुगल में आगे नोटिस आ गए और वहाँ वजह बताया कि सिर्फ इन वजह से इसको नोटिस नहीं दे रहे थे, अब नोटिस दिए हैं और फिर नहीं आया। उससे बहाना दौड़ने का तरीका यही, बड़ा बेहतरीन तरीका ढूंढ लिया, अगर ये इजाज़त दे देगी तो हर कोई यही सियासतदान काम करेगा। नैब ने लाहौर हाई कोर्ट में मजमा के साथ पेश होने के खिलाफ दरख्वास्त दायर की। अदालत ने दरख्वास्त गैर ज़रूरी करार देकर निपटा दी। कानून की पासदारी करना हर शहरी की जिम्मेदारी है। जो कानून हाथ में लेगा खुद ब खुद हरकत में आएगा। अदालत किस तरह सियासी मामला था, अब ये सियासी मामला अदालत का कहना, लेकिन हमें समझने की बात है सियासी मामला कौन सा है। ये कौन सा कोई पुलिस का पर्चा है, ये कौन सा कोई जायदाद का झगड़ा है, ये करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के केसेस हैं। और नैब के ख़िलाफ़ अपना केस तो तैयार कर रही हैं मरियम, बेहतरीन ज़मानत मनसूखी का बड़ा बेहतरीन केस तैयार हो रहा है मरियम। और टीवी चैनल पर वो कहती हैं हिसाब नहीं, इंतकाम का वक्त है, कि अब मेरा असल चेहरा देखेंगी। और अदालत ने, ये स्टेट का काम है और काम जाने अदालत का क्या काम है इस सारे मामले में आना, ये अदालत का कहना था। जस्टिस सरदार सरफराज मोहम्मद डोगर और जस्टिस असद गुराल के आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 5 के तहत हुक्म दिया जा सकता है। एक सियासी जमात की नायब सदर धमकी के हवाले से ये बात आपके सामने रखी है कि यहाँ आप समझ सकते हैं कि बुनियादी तौर पर क्या चाहा जा रहा है और क्या करना चाह रहे हैं ये सारे मामले में, और क्या इस बात की इजाज़त दी जा सकती है। मैं नहीं समझता कि वो, और बयान से ज़ाहिर है कि वो इंक्वायरी में पेश होने की बजाय नैब की तहकीकात में रुकावट डालना चाहती हैं। नैब कानून के मुताबिक तहकीकात कर रहा है। अपील दायर कर दी है सानिया मोटरवे के हवाले से। आबिद मलिक और शफकत बगा ने सज़ा के ख़िलाफ़ और फांसी और आपको पता है उम्र कैद, जुर्माना और ये 5 तरह से जराइम में सज़ा दी गई थी जो साथ साथ चलनी है। सरकार और मुद्दई मुकदमा सरदार शहजाद को फरीक बनाया गया। 9 सितंबर 2020 को वाक़या हुआ था। 20 मार्च 2021 को एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने सज़ा दी थी। और उनका कहना ये है कि दोनों मुजरमान जो हैं ना वो मुकदमे में नामजद नहीं थे। रात का वक़ूआ था, रोशनी में कुछ नज़र नहीं आता। और इस्तग़ासा और मुग़िया ने इस बात को तस्लीम किया। FI में मुद्दई और मुग़िया ने जो हुलिये बताए वो मुजरमान से मुताबिकत नहीं रखते। शनाख्त परेड हाई कोर्ट के रूल्स एंड ऑर्डर के मुताबिक नहीं हुई। अब ये जनरल ग्राउंड्स हैं जो ली गई हैं। बहरहाल ये अपील बड़ा मुश्किल काम है अलाउ होना। शनाख्त परेड उन्होंने कहा डिले हुई 22 दिनों से, और दफ़ा 164 का शफकत बगा के बयान को यकसद मुस्तरद कर दिया। फोरेंसिक साइंस एजेंसी के दफ्तर में स्वैप SOP के मुताबिक नहीं लिए गए और सज़ा मुअत्तल या कलअदम करार दे दे, ये उन्होंने कहा है अदालत के अंदर। ये दूसरा मामला जो आपसे डिस्कस किया है, आपके सामने रखा है। तीसरा जो मामला आपके साथ छोटा सा है वो बड़ा मज़ेदार है। खोखर ब्रदर्स के हवाले से आपको पता है, खोखर ब्रदर्स ने कार सरकार में मुदाखलत और अब ज़मानत कबल गिरफ्तारी 3 अप्रैल तक एडिशनल जज ने ज़मानत में तोसी कर दी है। थाना नवाबटाउन में मुकदमा दर्ज है। अफजल खोखर की हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त दी है। दूसरा पेश हुए सैफ खोखर साहब, और आपके सामने ये गॉड फादर या सीजन माफिया क्या करना चाहती हैं आप समझ सकते हैं सारे मामले को सामने रखते हुए। फिर शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ आमदन से ज़ायद असासों की मुकदमा की समाअत कल तक मुलतवी होगी। एक गवाह पर जरा मुकम्मल कर ली है और सुप्रीम और हाई कोर्ट में ज़मानत के लिए नैब की ज़मानत आनी तो हाई कोर्ट आना पड़ता है। वकालतनामे पर उसी अदालत में साइन किए। सेहत के मुताल्लिक़ बताया, उन्होंने कहा मेरी उम्र 60 साल से ज़ायद है, मुझे भी कोविड वैक्सीन लगवाई जाए। एडिशनल होम सेक्रेटरी को हदायत जारी कर दी हैं कि ये मामले पे देखा जाए। क्या मेरी मेडिकल रिपोर्ट अभी तक नहीं आई सामने, ये भी आपको सामने बता देता हूँ। चीफ सेक्रेटरी को अदालत ने कहा मैं कह देता हूँ, और अब 70 साल के करीब हो इसलिए मेरी वैक्सीन भी होनी चाहिए। ये अदालत में शहबाज शरीफ ने अपना नुक्ता नज़र या मामला उठाया है। अगली जो बात आपके सामने रखनी है वो बड़ी अहम इशू है, और वो इशू है जस्टिस उमर अता बदियाल खिलाफ जो एक कैंपेन सोशल मीडिया पे चल रही है, उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। आइन का आर्टिकल 19 बैकग्राउंड पे चल गया है। आर्टिकल 204 तौहीन अदालत का वो 19 में जिक्र है तौहीन अदालत, इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मादर पितर आज़ादी जो ली उन्होंने ये कानून के ख़िलाफ़ है। आर्टिकल 204 बैकग्राउंड पे चल रहा है। फिर सेक्शन 3 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस वो भी बैकग्राउंड पे चल रहा होगा।
تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے کہ، اور دوسرا یہ فل بینچ کا فیصلہ ہے، لارجر بینچ کا فیصلہ ہے، اور بڑا واضح طور پر الیکشن کمیشن کا رول آپ لوگوں کے سامنے آ چکا ہے، دورہ چہرہ سامنے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے جو پہلا سیکشن 9 کے حوالے سے پورا الیکشن کالعدم قرار دے دیا، 22 فروری کو غالباً درخواست آئی، 23، 24 یا 25 کو سارے کا سارا الیکشن سیٹ اسائڈ کر دیا اور ری پولنگ کا کہہ دیا، درخواست 23 حلقوں کی تھی، اور یہی معاملہ کورٹ کے سامنے تھا۔ سلمان راجہ جو نوشین افتخار کے اپنا کیس جسٹیفائی نہیں کر سکے، وہ بتا نہیں سکے، کورٹ کو سیٹسفائی نہیں کر سکے، 26 سے کوئی کہا آدھے سے حلقے ہیں، جب کورٹ نے کہا کہ نہیں وہ تو 76 حلقوں کی بات ہو رہی ہے کہ شکایات دی ہیں، تو بنیادی طور پر یہ جسٹیفائی کرنا تھا، وہ جسٹیفائی نہیں ہو سکا۔ عدالت کے سامنے لنگر ہو رہا تھا معاملہ، عدالت اب 10 اپریل کو الیکشن ہونے والے ہیں، وہ الیکشن ملتوی کر دی ہیں، یعنی ڈیٹ ملتوی کر دی ہے، الیکشن آگے ہوں گے، کس طرح ہوتے ہیں وہ آگے وقت آپ کا سامنے بتا دیجیے گا، اور چیزیں ساری آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں گی۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی دقت اور تکلیف ہوگی، لیکن یہ جو کام ہو رہا ہے اس میں پی ٹی آئی میں ان کے لوگ نون لیگ کے دور میں چلے آ رہے ہیں، پیپلز پارٹی کی ایف آئی اے میں وہ لوگ چلے آ رہے ہیں، وہ قانون کے مطابق حرکت نہیں کرتے ہیں۔ اب سارا عالم کے معاملے میں آپ نے دیکھ لیا، اینٹی ڈیٹ یا جو ہے ڈیٹ کوئی تھی نہیں اس کے اندر، اور وہ نوٹس ڈال دیا، وہ نوٹس سسپینڈ ہو گیا۔ لیکن یہ اس بات کی اجازت، مادر پدر اجازی کا جو یہ کام چل رہا ہے نا، یہ اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ادارہ بڑا خطرناک کام ہے۔ مریم نواز نے، ارسطو، احسن اقبال نے، رانا ثناء نے وہ جو باتیں کی ہیں سابقہ چیف جسٹس ثاقب نثار کے بارے میں، شیخ عظمت سعید صاحب کے بارے میں، اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ ان کا مائنڈ سیٹ شو کرتی ہیں۔ قانون اور آئین کے مطابق فیصلے کیے، آپ کو فیصلوں سے اختلاف ہے، جائیں چیلنج کریں آپ کو جو ریمیڈی ہے، لیکن یہ زبان جو ہے نا ہر جگہ کینچی تر چلتی رہتی ہے، کاٹنے کی نہیں چلتی ہے، اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جہاں قانون حرکت میں آئے گا، امید کرتے ہیں گورنمنٹ فوری ایکشن لے گی اور اس معاملے میں سیریس نوٹ لے گی، اس ایشو کو سامنے رکھتے ہوئے، اور جسٹس عمر طاہر بندیال کے خلاف جو کیمپین چل رہی ہے اس پر سخت ایکشن لیتے ہوئے فوری طور پر کارروائی کرے گی، اور ان لوگوں کو عدالت کے کٹہرے میں، اور جس طرح مریم نواز اور سوشل میڈیا ان کا کام کر رہا ہے نا، یہ روکنا ہے۔ یہ کوئی آپ یہ نہیں روکیں گے تو پھر یہ تو پھر انارکی ہوگی، یہاں پر لڑائی مار کٹائی ہوگی، اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے۔ یہ آپ لوگوں کے سوال ہیں، اس کے ساتھ جواب بھی میں دے رہا ہوں تاکہ کلیئر آپ تک بات پہنچتی رہے۔ جی، اگلا جو ایشو آپ کے سامنے ہے وہ سیالکوٹ NH-75 ڈسکا میں دوبارہ الیکشن کے کانٹیکس میں ہے۔ نوشین افتخار کے وکیل سلمان اکرم راجہ کے دلائل تھے، عدالت میں ڈسکا کا پورا انہوں نے نقشہ جو ہے نا مکمل پیش کیا، اور آپ نے ایک دن میں بہت زیادہ تیاری کر لی۔ جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب نے کہا ڈسکا شہر میں 76 پولنگ اسٹیشن ہیں، اور 76 میں سے 34 پولنگ اسٹیشن سے شکایات آئیں۔ الیکشن کمیشن نے 34 پولیس اسٹیشن کی نشاندہی کی، اس کے علاوہ 20 پریزائڈنگ افسر بھی غائب ہیں۔ یہ بھی بتایا کہ 10 پولنگ اسٹیشن پر پولنگ کافی دیر معطل رہی۔ جسٹس عمر طاہر بندیال کہ سوال یہ ہے کہ پولنگ کے دوران کون اور کیوں یہ مسائل پیدا کرتا رہا؟ کیا ایک امیدوار طاقتور دوسرے یہ حرکات کروائیں؟ جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب کے ریمارکس تھے۔ اب یہ وکیل کہہ رہے ہیں ان کے کہ 5 بار ان نوشین افتخار کے والد منتخب ہوئے ہیں، خاندان کا اثر و رسوخ زیادہ ہے۔ نوشین ڈسکا شہر سے 46,000 ووٹ، جبکہ پی ڈی آئی کے امیدوار کے 11,000 ووٹ تھے، اور ڈسکا شہر میں پولنگ کا عمل متاثر کرنا ان کا مقصد ہے، یہ سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں۔ مسلم کارکنان نے پرتشدد واقعات شروع کرے۔ جسٹس عمر یہ بات صحیح کہی ہے جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب نے، یہ حقائق اور واقعات اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، ویری کلیئر آن دی سبجیکٹ۔ اور مسلم نون کا اثر رسوخ زیادہ تھا تو تشدد اور بدنامی پھیلانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ جسٹس عمر طاہر بندیال ریمارکس بڑے ریلیونٹ ریمارکس ہیں، حالات اور واقعات کے سامنے۔ آپ الیکشن کے نتائج سے خوش تھے، اس پر کوئی اعتراض نہیں اٹھایا۔ الیکشن کے خلاف درخواست بھی الیکشن کمیشن میں دائر کی گئی۔ ڈسکا میں شہر میں دیہات کے مقابلے میں ٹرن اوور روایتی طور پر زیادہ ہے۔ اب یہاں بڑی سمپل سی بات ہے، آپ کو ثابت کرنا ہے کہ 23 پولنگ اسٹیشن کی شکایت پر پورے حلقے میں دوبارہ انتخابات کرانا کیوں ضرورت ہے۔ سلمان اکرم صاحب کورٹ کو سیٹسفائی نہیں کر پائے اس ایشو کے اوپر، تو یہ جو میڈیا کے اوپر کیمپین چلائی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے اب لفظ آگے تھے حلقے کے آدھے پولیس اسٹیشن کی شکایات موصول ہوئیں، سلمان اکرم راجہ نے کہا۔ اور ڈسکا شہر کے 76 پولنگ اسٹیشن آدھے نہیں بنتے، میں معذرت خواہ ہوں، 76 پولنگ اسٹیشن ایک تہائی بنتے ہیں۔ آدھے اور ایک تہائی میں بہت فرق ہے، احتیاط سے دلائل دیں۔ جب پریزائڈنگ افسر پولنگ اسٹیشن سے نکلے تو ان کی رخصتی معمول کے مطابق تھی، منیب اختر جسٹس نے کہا۔
प्रिजाइडिंग अफसर पुलिस मामूल के मुताबिक निकले। प्रिजाइडिंग अफसर की वापसी गैर मामूली थी। वो इकट्ठे आए और डरे हुए थे। ये पता नहीं कैसे इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन कर ली कि डरे हुए थे, और ये उनके दलाइल थे। ये भी बताया कि 10 पुलिस स्टेशन पर पोलिंग काफ़ी देर मुअत्तल रही थी। सवाल तो बड़ा सिंपल सा है जस्टिस उमर ताबंजान ने। सवाल ये है कि पोलिंग के दिन कौन और क्यों ये मसाइल पैदा करता रहा। और ये बड़ी सिंपल सी बात है कि यहाँ जो केस जस्टिफाई करना है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जो वापसी है, जो उनका कहना था कि वो गैर मामूली थी, इकट्ठे आए और एक डरे हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने यानी 75 डस्का 10 अप्रैल को की पोलिंग रोक दी। पोलिंग रोकी है, इलेक्शन नहीं रोका है। मौजूदा केस के फैसले में वक्त दरकार है। दलाइल अभी जारी हैं। सलमान अकरम राजा के, रशीन इफ्तिखार के अलावा बाकी फरीकन को भी सुनना है। और इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रहेगा, मगर 10 अप्रैल का फैसला मुलतवी कर रहे हैं। 10 अप्रैल को जो रीपोलिंग होनी थी वो मुलतवी कर रहे हैं, और वो मुलतवी करना बहुत ज़रूरी था। क्या मिसाल, और ये अभी तक तो जस्टिफाई नहीं हो सका ना कि पूरे हल्के का इलेक्शन कराना क्यों ज़रूरी है, और वो जस्टिफिकेशन नहीं दे पाए, ना सलमान अकरम राजा ना कोई और इलेक्शन कमीशन का रोल आप लोगों के सामने मौजूद है बड़ा वाज़ेह तौर पर। तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, मेरे पहले दिन से कह रहा हूँ कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू जस्टिफाई। हम अपने प्रोग्राम में इरफान हाशमी के साथ ऑफिशियल पे पॉलिटिकल डायरीज़ में भी, मैं अपने वीलॉग में भी ये बात कह बैठा हूँ, और बड़ी क्लैरिटी के साथ कही, हालात और वाक़यात जो एक तजर्बा है, उस तजर्बे की बुनियाद पर कहा है कि ये इतना आसान काम नहीं है, और ये पूरा इलेक्शन जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल है। तो बज़ाहिर एट द एंड ऑफ द डे फैसला यही होगा कि ये वाला इलेक्शन बज़ाहिर पूरे हल्के का मुमकिन नहीं है, ये सिर्फ मुतनाज़ा हल्कों का ही होगा, और यही कानून की मंशा भी यही है, हालात और वाक़यात भी यही हैं आपके सामने। अगला जो सबसे ख़तरनाक बात है वो सेटबैक हुआ है मुज़दार गवर्नमेंट के लिए, पीटीआई गवर्नमेंट के लिए, और बैकग्राउंड पे वो जजमेंट का जो पोर्शन है ना, जैसे 3 मेंबर बेंच का जो सेक्शन 3 को अल्ट्रा वायरी डिक्लेयर कर दिया। सेक्शन 3 ने क्या किया, जो पंजाब लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस एक्ट था 2013, उसके तहत इलेक्शन नवाज शरीफ के दौर में हुए थे। 2019 में 1 साल के लिए इलेक्शन मुलतवी कर दिए, और जितनी मेयर वगैरह थे ट्रबल क्रिएट कर रहे थे ना शहरी इलाकों में और जगह पर, जो कि मेयर अपना काम कर रहा था, बजट उनके पास जाना था, लोकल गवर्नमेंट डिवॉल्व करनी थी इकनॉमिकली, फाइनेंशियली, वो सारी चीज़ों को सामने रखते हुए, तो बड़ा मुश्किल था। इट्स क्वाइट ए डिफ़िकल्ट टास्क। ये, और जब सुप्रीम कोर्ट के सामने पूछा भी गया कि ये बल्दियाती इदारे कब तक, वो बताया दिसंबर तक, कि दिसंबर तक जो है इनकी मियाद ख़त्म हो रही है। और सेक्शन 3 के अंदर 1 साल का कहा गया था, ये 4 मई 2019 को आया था, और उसके बाद इसको 21 माह पे अमेंडमेंट कर दी गई थी कि 21 माह के बाद कराएंगे। फिर मर्दमशुमारी का मामला है, फिर आपको पता है डीलिमिटेशन का इशू होता है, ये सारी चीज़ें रखी उन्होंने वहाँ पर कि ये सारे इश्यूज़ हैं। लेकिन पंजाब हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात कराने के लिए तैयार है, ये बताया एडिशनल एडवोकेट जनरल ने, और पंजाब गवर्नमेंट चाहती है निचली सतह पर इख्तियारात मुंतकिल करें, मगर मामला मुश्तरका मुफादत कौंसिल में बता चुका हूँ। बाकी सूबों में बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं, चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बाकी सूबों का मर्दमशुमारी पर एतराज़ात हैं, और मुश्तरका मुफादत कौंसिल का इजलास 24 को होना था। इमरान खान प्राइम मिनिस्टर को कोरोना हो गया, अब ये 7 अप्रैल को लिए कहा गया है, और अटॉर्नी जनरल का बयान रिकॉर्ड कर लेते हैं, सूबे मई में बल्दियाती इंतखाबात करवा दें। ये सिर्फ वफाक नहीं, सूबों का मामला है। अटॉर्नी जनरल पंजाब की लोकल हुकूमतों को क्यों ख़त्म किया गया, ये अदालत के रिमार्क्स थे। और पंजाब की बल्दियाती हुकूमत की टर्म अभी ख़त्म हो गई है या नहीं, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि दिसंबर में होनी है। 2018 इंतखाबात के बाद पंजाब और वफाक में नई जमात की हुकूमत आई थी। ये दानियाल अजीज़ के जो वकील थे, उन्होंने कहा तहरील करके 1 साल में इलेक्शन कराने का वक्त दिया गया। 1 साल के बाद
मुद्दत गुजरने के बाद पंजाब हुकूमत ने नई तरमीम कर दी और फिर ऑर्डीनेंस जारी कर दिया। ये मैं 21 महीने का आपको बता चुका हूँ। बाकी सूबों में बल्दियाती इंतखाब हुकूमतों ने अपनी मुद्दत को पूरा कर लिया, जैसे मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब थे। अदालत के सामने पंजाब का 2019 का बल्दियाती कानून चैलेंज किया गया। क्या दरख्वास्त गुजार चाहता है कि कानून के सेक्शन 3 को कलअदम करार दे दिया जाए, और अदालत ने सेक्शन 3 को कलअदम करार दे दिया है। शॉर्ट फैसला आया है, डिटेल रीजनिंग बाद में आएगी, और पोजीशन आपके सामने सारी रख दी है, जिसमें केसेस की सारी डिटेल आपके सामने, जो डिटेल में सियासी गर्मा गर्मी आप देख रहे हैं कि पीडीएम का शरादा तकरीबन बिखर गया हुआ है। वो सिर्फ अवाम में अपनी प्रेजेंस रखना चाहते हैं, अपने वोट इंटैक्ट रखना चाहते हैं, तो इस तरह की ड्रामाबाजी और ये सारा प्रोसेस चलता रहता है। पैसे दे के हाफिज़ हुसैन में जितना कह दिया, अरबों रुपए की बातें कर दी, वो सारा हम देख चुके हैं। सौदेबाजी हम सारे ने रिकॉर्ड पे देख ली हैं। अब इसमें कोई ऐसी बात है नहीं। तो अब ये बहाना बनाया गया कि इन कारकुनों को सड़कों पे रखें, अब वो चाहे नैब के अगेंस्ट रखें या कोई और इदारों के अगेंस्ट रखें, या नैब के इकट्ठा करके फिर ये एक रिहर्सल करनी थी ताकि इन मामला को लेके चलना था। आगे अगर लॉन्ग मार्च करना है या धरना देना है, वो अब तो अपना रोज़ों के बाद ईद के बाद चला गया है, फिर बजट सेशन शुरू हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि लॉन्ग मार्च जो है ये जून की जुलाई के बाद जाएगा, खुले मौसम के अंदर करेंगे। गर्मी में ये फिर मसाइल पैदा होंगे, तो ये भी इनके लिए मुश्किल हालात और वाक़यात है। बाकी इमरान खान का जो कोरोना में वबा के दौरान घर में जलसा करना, इस पर बहुत से एतराज़ात उठे। खुले माहौल में होना चाहिए था, ये बात भी सही है। कोरोना हुआ था, ऐसे हालात नहीं थे, वीडियो कॉन्फ्रेंस हो सकती थी। तो कि बचना है, इंटैक्ट क्लोज नहीं होना चाहिए एक मरीज़ का दूसरे मरीज़ के साथ। तो ये भी एतराज़ात बहुत उठे हैं, ये भी बताया। लेकिन एक देखें, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट तो ये है कि इमरान खान बीमारी के दौरान भी इस कौम के लिए कुछ करना चाहता है। हम इसको पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव लेना चाहिए हमें इस बात को कि ये एक अच्छा जेस्टर है, पॉजिटिव जेस्टर है। इसका मकसद कोई अपनी ज़ात के हवाले से नहीं है, कोई चहलकदमी नहीं हो रही थी, कोई रिश्तेदारों से मिला नहीं जा रहा था। एक निज़ाम था, उस निज़ाम को सामने रख के चीज़ों को देखना चाह रहे थे वो, और उसके लिए बेहतरी की तरफ कर रहे थे। आज की पॉलिटिकल डायरीज में इतना ही। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।